सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट के अंदर जिसमें कि हम कंप्लीट रिएक्ट जेएस को सीखने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर प्रॉप्स होता क्या है एंड प्रॉप्स का क्या यूज केस है। तो सिंपल सा समझो, जब हम कोई डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर पास करते हैं उसी प्रोसेस को हम प्रॉप्स कहते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर की एक नैपबार कंपोनेंट है, एक कार्ड कंपोनेंट है। नैपबार कंपोनेंट के अंदर कोई डेटा है जो कि मैं चाहता हूं कि मेरे कार्ड वाले कंपोनेंट के अंदर जाए, तो मैं यहाँ पर प्रॉप्स का यूज करूंगा। एंड मैं आपको एक बेटर एग्जांपल दूं तो सपोज करो कि आपके ग्रैंडफादर है एंड फादर है एंड आपके ग्रैंडफादर के पास कोई एसेट है एंड वो एसेट वो आपके फादर को देते हैं। देन आपके फादर वो एसेट आपको देते हैं। तो यहाँ पर भी प्रॉप्स चल रहा है, मतलब कि आपके ग्रैंडफादर ने आपके फादर को दिया, देन आपके फादर ने आपको दिया। तो यहाँ पर चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन है, मतलब कि आपके फादर के लिए पेरेंट कौन है? आपके ग्रैंडफादर। देन आपके लिए पेरेंट कौन है? आपके फादर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डेटा जाता है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो डेटा है वो चाइल्ड और पेरेंट के रिलेशन में ना जाए, मतलब कि आपका जो डेटा है वो किसी एक जगह पे हो जाए जिससे कि कोई भी एक्सेस कर सके। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब आपके ग्रैंडफादर जो है वो एसेट आपके फादर को दे रहे हैं, देन आपके फादर आपको दे रहे हैं, जबकि आपके फादर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। एंड अगर वो डेटा अगर मुझे रिवर्स में करना है, मतलब कि जो डेटा आपके पास गया है आपको उसको अपने फादर को देना है, देन आपके फादर आपके ग्रैंडफादर को दे, तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंड प्रॉप्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम डेटा को सेंट्रलाइज करते हैं। एंड आने वाली वीडियोस के अंदर जब हम रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई देखेंगे तो हमें और बेटर समझ में आएगा। बट हम यहाँ पर प्रॉप्स पढ़ रहे हैं तो हमें प्रॉप्स पे फोकस करना है। मतलब कि यहाँ पर जो डेटा है वो चाइल्ड और पेरेंट के रिलेशन में चलता है। मतलब कि अगर पेरेंट कंपोनेंट ने कोई डेटा पास किया तो वो जाएगा चाइल्ड कंपोनेंट के पास। तो ये कुछ प्रोसेस चलता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रॉप्स होता क्या है एंड प्रॉप्स का क्या यूज केस है। एंड जब हम कोड करके देखेंगे चीज़ों को तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर एक स्क्रैच से प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाला हूँ एंड देन हम सारी चीज़ों को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले अपना सीएमडी ओपन करूंगा एंड इंश्योर कर लेना कि आपके सिस्टम के अंदर नोड जेएस जो है वो इंस्टॉल्ड हो। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा नोड डैश वी, जिससे कि मेरे नोड का वर्जन मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे सिस्टम के अंदर नोड जेएस जो है वो इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं। एंड मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता भी रखा है कि कैसे नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर पिक्चर वाले फोल्डर को सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे लिखना है CD पिक्चर्स। ठीक है, तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ एंड मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा, तो मुझे लिखना है mkdir लेट्स से प्रॉप्स। ओके, एंड CD प्रॉप्स के अंदर मैं जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट करूंगा। तो मैं लिखूंगा npm create वीट, जो कि हमारा बंडलर है। एंड लेट सॉरी यहाँ पे होगा वीट @latest। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एंटर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देने को आएगा, तो अगर आप नाम देना चाहो तो दे सकते हो या फिर डॉट स्लैश आप लगा कर छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर डॉट स्लैश लगा चुका हूँ। देन यहाँ पर आपको फ्रेमवर्क चूज करना है, तो मैं यहाँ पर रिएक्ट चूज करूंगा। एंड देन अगर टाइपस्क्रिप्ट आप रखना चाहते हो तो टाइपस्क्रिप्ट के साथ जा सकते हो या फिर डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर जा सकते हो। देन मैं इसको नो कर दूंगा एंड इसको भी लेट से मैं नो कर देता हूँ। तो इसके बाद मुझे इस फोल्डर के अंदर npm इंस्टॉल वाली कमांड चलानी है जिससे कि मेरे नोड मॉड्यूल फोल्डर आ जाए इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं सिंपली लिखूंगा npm i। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे सारे जो पैकेजेस है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। एंड देन मैं इस प्रोजेक्ट को VS कोड के अंदर ओपन कर लूंगा, तो मुझे सिंपली यहाँ पर लिखना है कोड डॉट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा, तो मैं सिंपली लिखूंगा npm run dev। यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो लोकल होस्ट 5173 पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना ब्राउजर ओपन करूंगा एंड लोकल होस्ट 5173 अगर मैं टाइप करूँ तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ काउंट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर काउंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ src फोल्डर के अंदर आऊँ एंड जो app.jsx है इसके अंदर मैं आऊँ, देन मैं यहाँ से ये सारा जो कोड है उसको रिमूव कर दूँ एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा RFC। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा है ये हमारा स्निपेट की वजह से आ रहा है जो कि हमने एक्सटेंशन के अंदर डाउनलोड किया था। तो आपको यहाँ सेटिंग वाला आइकन देखने को मिलेगा, देन आप यहाँ पर क्लिक करना, देन उसके बाद एक्सटेंशन एंड यहाँ पर आप सर्च करोगे रिएक्ट। तो ये जो फर्स्ट वाला हमें देखने को मिल रहा है ES7 रिएक्ट रिडक्स
तो हमें इसी चीज़ को डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि हमें भी यहाँ पर RFC लिखे तो हमें स्निपेट मिल सके। ओके, एंड देन मैं ये जो CSS वाली फाइल है इसके अंदर से सारा CSS जो है वो रिमूव कर दूंगा। लेट्स से Ctrl+R एंड देन इसको मैं हटा दूंगा। देन मेन index.css है, इसके अंदर से भी सारा CSS मैं हटा दूंगा। एंड यहाँ app.jsx के अंदर मैं लिख देता हूँ ऐप। तो अगर मैं अब ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखो कि हमें यहाँ पर ऐप देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको H1 में लिख दूँ तो H1 एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा ऐप एंड ब्राउज़र पे आऊँ तो एंड जस्ट मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखो कि हमारा ऐप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब हम समझते हैं कि प्रॉप्स होता क्या है एंड प्रॉप्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस src फ़ोल्डर के अंदर मैं एक कंपोनेंट नाम का फ़ोल्डर बनाऊँगा। तो लेट्स से कंपोनेंट, ठीक है, एंड इस कंपोनेंट के अंदर मैं बनाऊँगा एक navbar नाम से। तो navbar.jsx एंड इसके अंदर भी सिंपल सा RFC एंड मैं एक और कंपोनेंट बनाऊँगा कार्ट नाम से। तो cart.jsx एंड इसके अंदर भी RFC, ठीक है। तो ये मेरा navbar कंपोनेंट है और ये मेरा कार्ट कंपोनेंट है। तो मैं क्या करूँगा, इस app.jsx के अंदर इन दोनों कंपोनेंट को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा navbar, ठीक है, जो कि ऊपर यहाँ पर ऑटो इम्पोर्ट हो चुका है। एंड अगर आप लिख कर करना चाहो तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, import navbar from ./component/navbar, ठीक है, एंड देन इसको मैं सेल्फ क्लोज कर दूंगा। एंड वैसे ही मैं क्या करूँगा, नीचे वाले साइड पर मैं कार्ड वाले को करूँगा। तो मैं लिखूँगा कार्ड और कार्ड भी ऑटो इम्पोर्ट हो चुका। तो ये मेरे दोनों कंपोनेंट्स हैं एंड दोनों कंपोनेंट्स के अंदर मैं कुछ लेट्स से टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो मेरे H1 यहाँ पे लिखूँगा navbar वाले के अंदर एंड मैं लिखूँगा navbar एंड कार्ड वाला जो है, इन दोनों CSS फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, एक H1 एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा कार्ड। तो अगर मैं यहाँ ब्राउज़र ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास navbar है और यहाँ पर मेरे पास कार्ड है। तो अगर मैं इसके अंदर डेटा भेजना चाहता हूँ, ठीक है, तो लेट्स से मैं सबसे पहले ऐप से डेटा भेजूँगा दोनों के अंदर। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा कॉन्स्ट नेम नाम से, ठीक है, एंड नेम के अंदर लेट्स से मेरा नाम है आदित्य। ओके, तो ये मेरा नेम है एंड अगर मुझे इस डेटा को इस कंपोनेंट navbar वाले कंपोनेंट को भेजना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इस navbar के अंदर एक एट्रीब्यूट दूंगा नेम नाम से, ठीक है, एंड इस नेम के अंदर मैं क्या करूँगा, वही जो मेरा नेम वाला वेरिएबल है मैं उसको पास कर दूंगा। देखो यहाँ पर दोनों नाम अलग भी हो सकते हैं एंड अगर मैं इसको चाहूँ तो n नाम से भी भेज सकता हूँ, ठीक है। तो मैं n नाम से कर देता हूँ या फिर लेट्स से मैं इसको भेजता हूँ राजा नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर राजा नाम से मैं भेज रहा हूँ एंड यहाँ पर जो नेम वाला वेरिएबल है उसके अंदर आदित्य है। ओके, तो मैं navbar कंपोनेंट के अंदर जो डेटा है वो app.jsx से मैं भेज चुका हूँ। तो अब मुझे इसको रिसीव करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रॉप्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ जहाँ पर ये फंक्शन है इसके अंदर मैं प्रॉप्स को रिसीव करूँगा एंड मैं यहाँ navbar के अंदर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉप्स डॉट, मैंने किस नाम से भेजा था यहाँ पर, तो मेरा नाम था राजा। तो यहाँ पर भी मैं लिखूँगा राजा, ठीक है। तो अगर मैं अब ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें आदित्य देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ app.jsx से जो डेटा है वो navbar वाले कंपोनेंट को भेजा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे कार्ड वाले कंपोनेंट के अंदर भी डेटा है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैं करूँगा कॉन्स्ट नेम टू नाम से एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा अमन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ नाम ले लेता हूँ लेट्स से नेम नाम से, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं भेजूँगा वही नेम टू वाला वेरिएबल। अब मैं आऊँगा कार्ड वाले कंपोनेंट के अंदर एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉप्स, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं इसको लिखूँगा प्रॉप्स डॉट। तो हमने यहाँ पर किस नाम से भेजा था, वो था नेम नाम से। तो हम यहाँ पर नेम नाम से ही रिसीव करेंगे। तो अब मैं ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमें अमन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा पास कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा app.jsx है ये भी एक कंपोनेंट है एंड navbar और कार्ड ये भी दोनों कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, एंड मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं एक कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग,
ठीक है। एंड कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा कार्ड वाले के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉप्स को मैं प्रिंट कराऊंगा। ठीक है। एंड देन मैं अगर ब्राउज़र पे आऊँ एंड मैं यहाँ ब्राउज़र पे आऊँगा एंड यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट वाली विंडो को ओपन करूँगा। एंड अगर मैं कंसोल पे आऊँ एंड यहाँ पर जो है इसको मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरा डेटा था वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। एंड ये डेटा कार्ड वाले कंपोनेंट के अंदर है। ठीक है, क्योंकि हमने जो कार्ड वाला कंपोनेंट है इसके अंदर कंसोल लगाया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, नेम है और नेम की वैल्यू है। तो हमने नेम कहाँ से भेजा है, app.jsx वाली फाइल के अंदर से, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये डेटा हमें यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। एंड हम इसको क्या कर सकते हैं कि वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ कार्ड वाले के अंदर आऊँ एंड जस्ट मैं इसको क्या करूँगा, ये कंसोल लॉग हटाता हूँ एंड मैं यहाँ पर एक करली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम नहीं रिसीव करूँगा, मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग करूँगा। अगर आपने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि डिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम। ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर सिंपली नेम का यूज़ करूँगा। तो अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर अमन देखने को मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूँ यहाँ पर, तो लेट्स से, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ यहाँ पर नाम को ही भेज सकते हैं, हम नंबर भी भेज सकते हैं, हम कोई फंक्शन भी भेज सकते हैं। लेट्स से मैं आपको एक फंक्शन भेज कर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से ये जो डेटा भेज रहा हूँ इसको मैं हटा देता हूँ एंड देन यहाँ पर भी मैं इसको उन दोनों को हटा देता हूँ। ठीक है। एंड मैं यहाँ ऐप वाले के अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले कार्ड वाले के अंदर से हटा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा। तो मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट गेट डेटा। ठीक है। एंड इस गेट डेटा के अंदर क्या होगा, इस गेट डेटा के अंदर मैं कंसोल डॉट लगाऊंगा। तो मैं लगाऊंगा कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पर क्या होगा, लेट्स से हाई प्रिंट होगा। ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन है। तो अगर मैं इस कार्ड वाले कंपोनेंट को एक फंक्शन पास करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैं इस फंक्शन को इस कार्ड वाले कंपोनेंट के अंदर पास कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से फंक्शन। तो फंक्शन हमारा एक रिजर्व कीवर्ड है, तो हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर फन लिखता हूँ। एंड इस फन के अंदर मैं क्या करूँगा, गेट डेटा वाला जो फंक्शन है उसको मैं पास कर दूंगा। ठीक है। एंड जस्ट मैं यहाँ पर रिसीव करूँगा तो मैं लिखूंगा प्रॉप्स। ठीक है। एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ कि मेरे प्रॉप्स के अंदर आ क्या रहा है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है। तो एंड अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें फंक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि हमने फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड मैं उस फंक्शन को यूज़ करना चाहूँ तो मैं उसको यूज़ भी कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली लिखना है प्रॉप्स डॉट जो भी मेरे फंक्शन का नाम है, तो फंक और एंड यहाँ पर ये पैरेंथेसिस। तो अगर मैं आपको यहाँ ब्राउज़र पे आऊँ एंड देन इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हाई 2 बार प्रिंट हो रहा है। हाई 2 बार स्ट्रिक्ट मोड की वजह से प्रिंट हो रहा है। ठीक है। जो कि हमारी मेन डॉट जेएसएक्स है, इसके अंदर ये स्ट्रिक्ट मोड है, इसको आप चाहें तो हटा भी सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ से जो मेरा कंसोल डॉट लॉग है इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा। क्या रिटर्न करूँगा, लेट्स से मैं रिटर्न। ठीक है। एंड मैं रिटर्न करूँगा लेट्स से 10। ओके। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि इस गेट डेटा वाले फंक्शन के अंदर से 10 जो है वो रिटर्न कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा लेट्स से एंड नंबर नाम से। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट नम एंड इस नम के अंदर मैं क्या करूँगा, प्रॉप्स डॉट जो भी मेरे फंक्शन का नाम है, तो फंक और यहाँ पर ये पैरेंथेसिस। ठीक है। एंड मैं यहाँ पर ये नम वाला जो है इसको मैं यहाँ पर शो कराऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे कार्ड के अंदर यहाँ पर मुझे 10 देखने को मिल रहा है। ओके। तो इस केस में हमारा जो ऐप डॉट जेएसएक्स है वो एक पेरेंट कंपोनेंट है, जबकि नैब बार और कार्ड ये दोनों चाइल्ड कंपोनेंट है। तो हमने पहले ही बात किया था कि हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डेटा को भेजते हैं। अगर मैं आपको एक टंकी का एग्जांपल दूं तो टंकी अगर ऊपर है तो पानी जो है वो नीचे आ सकता है, एंड अगर मुझे नीचे से पानी को ऊपर भेजना हो तो हमें बहुत प्रेशर चाहिए होता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी चीज़ें होती है। तो हम यहाँ पर पेरेंट से चाइल्ड के अंदर डेटा भेज सकते हैं, ना कि चाइल्ड से पेरेंट के अंदर। अगर हम उस चीज़ को करना चाहें तो लेट्स से मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से इस फंक्शन और यहाँ से नेम वाले को हटा देता हूँ
एंड देन ये जो मेरा कार्ड वाला है इसको भी मैं हटा देता हूँ, एंड यहाँ से नैप बार को भी, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसको मैं बंद करता हूँ एंड इन दोनों स्टेटमेंट को भी हटा देता हूँ। तो मैं कार्ड वाले कंपोनेंट के अंदर कोई डेटा बनाऊंगा, तो मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ एंड मैं लिखूंगा RFC एंड इसके अंदर मैं कोई डेटा बनाता हूँ, लेट्स से नेम नाम से। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट नेम एंड नेम की अंदर जो वैल्यू है लेट्स से अमन, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू है। तो अगर मैं इस डेटा को ऐप के अंदर भेजना चाहूँ तो लेट्स से ऐप, ठीक है। एंड ऐप के अंदर मैं भेजना चाहूँगा तो मैं इसको भेजूंगा नेम नाम से ही। तो नेम के अंदर मैं नेम वाली वैल्यू को भेज दूंगा, ओके। एंड अगर मैं इसको यहाँ पर रिसीव करूँ लेट्स से प्रॉप्स, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक H1 टैग लूँगा एंड इस H12 के अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा प्रॉप्स डॉट, क्या हम नाम से भेजा था, नेम नाम से, तो ये मैं यहाँ पर नेम लिख लूँगा। तो अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ तो अगर मैं इस चीज़ को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें यहाँ पर ब्लैंक देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों मिल रहा है? अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूँ लेट्स से हाय, ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर हाय देखने को मिल रहा है, बट जो डेटा है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने पहले ही बात किया है कि हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डेटा पास कर सकते हैं, ना कि चाइल्ड से पेरेंट की ओर, ठीक है। मतलब कि हम रिवर्स नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल भी लगाऊँ लेट्स से कंसोल डॉट लॉग एंड मैं इसके अंदर प्रॉप्स को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखो कि हमें यहाँ पर कोई डेटा नहीं देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर वही जो डेटा है वो हमारे मेन डॉट JSX से जाए तो वहाँ पर ऐप डॉट JSX के अंदर उस चीज़ को रिसीव कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा एंड ऐप डॉट JSX है मेरा, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा एंड इसको भी। एंड मैं यहाँ मेन डॉट JSX वाली फाइल के अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट नेम नाम से एंड इस नेम के अंदर लेट्स से अमन ही है एंड मैं इस डेटा को पास करूंगा ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा नेम, एंड नेम के अंदर क्या होगा, नेम की जो वैल्यू होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रॉप्स के अंदर रिसीव करूंगा एंड कंसोल लगाऊंगा, तो कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमें यहाँ पर नेम देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डेटा पास किया है। और ये जो हमने प्रॉप्स के अंदर जो भी हम रिसीव कर रहे हैं, लेट्स से मैं इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, ठीक है। एंड अब मैं चाहूँ तो इस नेम को और भी कंपोनेंट के अंदर भेज सकता हूँ। तो सो मैं यहाँ पे लिखूंगा नैप बार ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंपोर्ट नैप बार फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश नैप बार, ठीक है। एंड मैं इसी जो मैंने यहाँ पर प्रॉप्स से रिसीव किया है उसी डेटा को मैं इसके अंदर भी पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लेट्स से राज नाम से भेज रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या है, मेरे नेम के अंदर जो वैल्यू है वही होगी। तो इस स्नैप बार के अंदर मैं उस चीज़ को रिसीव करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा राज, ठीक है। तो अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि नैप बार के अंदर अमन आ चुका है। तो यहाँ पर एक हायरार्की बन चुकी है, मतलब कि मेन डॉट JSX से डेटा गया है ऐप डॉट JSX के अंदर और ऐप डॉट JSX के अंदर से डेटा गया है नैप बार वाले के अंदर। और हम चाहें तो नैप बार वाला जो डेटा है वो कार्ड वाले के अंदर भी भेज सकते हैं, तो उसको भी हम कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस H1 को क्लोज करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड को भी इंपोर्ट करना है, तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम डॉट स्लैश कार्ड, ठीक है। एंड कार्ड के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं भी यहाँ पे फिर से डिस्ट्रक्चरिंग कर लेता हूँ। तो मैंने वहाँ से राज नाम से भेजा था के अंदर, तो हमने यहाँ पर राज नाम से भेजा था, तो मैं यहाँ से राज नाम से रिसीव करूँगा एंड इसके अंदर मैं फिर से नेम नाम से ही भेज देता हूँ। तो लेट्स से नेम एंड इसके अंदर राज, ठीक है। एंड मैं कार्ड वाले के अंदर रिसीव करूँगा तो RFC एंड इसके अंदर मैं प्रॉप्स एंड मैं यहाँ पर एक H1 लूँगा एंड H1 के अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ड, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये कार्ड वाले के अंदर है। एंड मैं लिखूँगा प्रॉप्स डॉट नेम एंड कर्ली ब्रैकेट,
यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे कार्ड वाले कंपोनेंट के अंदर जो नेम की वैल्यू है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमारे मेन डॉट जेएसएक्स से डेटा गया है, ऐप वाले के अंदर ऐप से गया, नैप बार के अंदर नैप बार से आया है कार्ड वाले के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे कार्ड का पेरेंट नैप बार है, नैप बार का पेरेंट ऐप है और ऐप का पेरेंट मेन है, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो मेरा नैप बार वाला कंपोनेंट है उसके अंदर क्या है, कार्ड वाला कंपोनेंट है। मतलब कि अगर मैं डेटा ये चाहता हूँ कि मैं सीधे ऐप से कार्ड वाली कंपोनेंट के अंदर डेटा भेज दूँ, बट जो मेरा कार्ड वाला कंपोनेंट है वो नैप बार कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को नहीं कर सकता। मुझे क्या करने पड़ेगा कि मुझे नैप बार को भेजना पड़ेगा, नैप बार जो है वो कार्ड को भेजेगा। ठीक है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो तो समझो कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा है वो उस कार्ड वाले कंपोनेंट के अंदर जाए, बट जो कार्ड वाला कंपोनेंट है वो यूज़ हो रहा है नैप बार वाले कंपोनेंट के अंदर। मतलब कि अगर मुझे ऐप से डेटा भेजना है तो मुझे सबसे पहले नैप बार को भेजना पड़ेगा एंड नैप बार जो है वो कार्ड वाले कंपोनेंट को डेटा भेजेगा। एंड अगर मैं ऐसा नहीं चाहता तो मैं वहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा। या तो मैं रिडक्स का यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, जो कि डेटा को सेंट्रलाइज़ कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई बिल्ट इन है रिएक्ट के अंदर, जिसको कि हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज़ को भी देखेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा कि प्रॉप्स होता क्या है एंड प्रॉप्स का क्या यूज़ केस है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।